हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ये रिडॉक्स का लेक्चर 5 है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे थे। कल अपन ने बात करी थी KMnO4। सर हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको पता होना चाहिए ये Mn+2 में चेंज होता है। ये एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस, आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम जब बोला जाएगा तो ये MnO4 -2 में चेंज होता है। जब वीक बेसिक मीडियम बोला जाएगा, वीक बेसिक मीडियम या केवल बेसिक मीडियम बोला जाएगा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। या न्यूट्रल मीडियम बोला जाएगा, उदासीन माध्यम, न्यूट्रल मीडियम। तो मैंने आपको बताया था ये MnO2 में चेंज होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। MnO2 में चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको टेबल 1 की फॉर्म में आपको ये याद करना है। अब ध्यान देना बेटा, सेकंड नंबर पे आता है K2Cr2O7। ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर यह है केवल एसिडिक मीडियम में ही रिडॉक्स परिवर्तन शो करता है। It is oxidizing agent only in acidic medium। बेटा क्या रिएक्शन होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। Cr2O7 -2 एसिडिक मीडियम बोल रहे हैं अपन, H+ बोल रहे हैं, H2SO4 बोल रहे हैं, तो ये क्रोमियम +3 में चेंज होता है। तो ये रिएक्शन आपको बकायदा याद करनी पड़ेगी, और अभी आज आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है। इसको अपन दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, एसिडिक मीडियम। अब देखो बेसिक मीडियम की इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक मीडियम की, ठीक है, इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है आपको पता जरूर होना चाहिए कि बेसिक मीडियम में क्या चेंज आता है। बेसिक मीडियम में चेंज क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो Cr2O7 -2, अगर OH माइनस की बात करें, KOH की बात करें, NaOH की बात करें, तो ये जो चेंज होता है CrO4 -2, मतलब क्या होता है +6 से +6 में। तो इस वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कि सर ये रिडॉक्स चेंज नहीं होता है। ये भी रिएक्शन डी ब्लॉक के लिए तो याद करनी है, तो यही याद कर लें आप, हो सकता है आपको डीपीपी में क्वेश्चन भी मिले। फिर आपके पास आता है सी नंबर पे आता है, फिर ये आएगा KMnO4 K2Cr2O7 are good oxidizing agent।
these compounds oxidizes given species. हिंदी में लिखते हैं KMnO4 व K2Cr2O7 अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं तथा निम्न यौगिकों कह लो आयन को ऑक्सीकृत कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो फेरस आयन है वो किसमें ऑक्सीकृत कर देंगे, फेरिक में कर देंगे। स्टेनस जो आयन है उसको स्टेनिक में ऑक्सीकृत कर देंगे। जो प्लम्बस आयन है वो प्लम्बिक में ऑक्सीकृत कर देंगे। जो ऑरस आयन है Au+1 इसको ऑरिक में ऑक्सीकृत कर देंगे। ठीक है, जो कॉपर +1 है इसको कॉपर +2 में ऑक्सीकृत कर देंगे। Hg+1 है, जो Hg+1 मर्क्यूरस होता है इसको मर्क्यूरिक में ऑक्सीकृत कर देंगे। ठीक, तो बेटा एक तो आपको ये याद करना, मतलब प्योरली ये याद करें कैसे रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। इस चैप्टर का भी पार्ट रहेगा और अगले चैप्टर का भी पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेंगे बेटा, Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देंगे, I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देंगे। ठीक है, S-2 को ये सल्फर में ऑक्सीकृत कर देंगे। जो सल्फाइड होगा SO3-2 को SO4-2 में ऑक्सीकृत कर देंगे। जो NO2- होगा इसको NO3- में ऑक्सीकृत कर देंगे। जो ASO3 आर्सेनाइट आयन होता है इसको ऑक्सीकृत कर देंगे, ASO4- में ऑक्सीकृत कर देंगे। तो ये वाली सीरीज भी आपको याद करनी पड़ेगी, ये भी याद करें। सर जी कौन सी मीडियम में होगा? ये सभी मीडियम में ऐसा करेंगे। ये तो दोनों मीडियम में दूसरे ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, दोनों मतलब तीनों न्यूट्रल में भी होगा तो ऐसा ही होगा। इसके अलावा जो कार्बन वाले हैं, कार्बन वाले जैसे HCOOH है, HCOO- है, H2C2O4 है, H2C2O4 0.2H2O। ठीक, ये H2C2O4 KHC2O4 0.2H2। तो बेटा इन सबको भी ये किसमें ऑक्सीकृत कर देंगे, ये CO2 में ऑक्सीकृत कर देंगे। या इन सब के आयंस हो C2O4-2 H2O4- हो, ठीक है, HC2O4- C2O4-2 इन सबको मतलब कार्बन वाले जितने भी होंगे इनको ये किसमें ऑक्सीकृत कर देंगे, CO2। तो ये बेटा आपको याद करना, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और पहला पार्ट क्या होगा जो रिएक्शन के लिए अपन करेंगे। बेटा अभी आपको समझ में आएगी बात, ध्यान देना। क्वेश्चन एक तो ये आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अभिक्रिया पूर्ण करें। बेटा देखो क्या होगा, ये इनऑर्गेनिक में भी होगा KMnO4 FeSO4, आपको मीडियम दे रखा है H+, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, देखो आपको एसिडिक मीडियम दे रखा है, इसका मतलब MnO4- किसमें चेंज होगा बेटा, ये चेंज होगा किसमें,
Mn+2 में। ये आपको कैसे पता चला बेटा? आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो। सर ऊपर करो ना एक बार। भाई यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है देखो, नहीं, वो के सर MnO4। थोड़ा नीचे। हाँ, KMnO4 किसमें चेंज होता है? एसिडिक मीडियम में, Mn+2 में। अगर बेसिक मीडियम होगा तो किसमें चेंज होगा? MnO2 में। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होगा? क्रोमियम+3 में। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? क्रोमियम+3 में। ठीक है, तो और ये क्या करेंगे? अस वाले को इक में, ये सारे अस को किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे? इक में ऑक्सीडाइज कर देंगे सारे अस को। जितने भी आइट हैं उसको 8 में कर देंगे ऑक्सीडाइज। तो ये वाले आइट को 8 में या इस तरीके से हैं, इसको इसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, जितने भी कार्बन वाले ऑक्सैलिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड वाले जितने भी हैं उनको CO2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे। बट आप प्लीज है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखो प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पर Fe है, तो Fe को किसमें, Fe+2 है ना, तो Fe+2 को किसमें ऑक्सीकृत कर देंगे? Fe+3 में। बेटा आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बोलो बेटा। ठीक है, और देखो, सर ऊपर करो ना। सर आगे और कुछ नहीं लिखना। देखो बेटा आप देखो, KMnO4 प्लस, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, Na2SO3, आपको भी आएगी बात समझ, H प्लस, इसका प्रोडक्ट बनाना। कौन सा मीडियम दे रखा है बेटा? एसिडिक मीडियम। पहले मेरे को ये बताओ KMnO4 किसमें बदलेगा? बोलो बेटा, आप लोग सर बोलो। Mn+2 में। Mn+2 में इतना ही करना है बेटा। ये हर केस में एसिडिक मीडियम होगा तो Mn+2 में। अब ये पहचान पा रहे हो कि आप कौन सा आयन था? सल्फाइड आयन था, SO3-2। तो SO3-2 किसमें ऑक्सीकृत होगा? SO4। SO4-। यही मेन प्रोडक्ट पूछे जाते हैं कि सल्फर का, भाई इनऑर्गेनिक की बात करें तो पूछेगा मैग्नीज का ऑक्सीकरण किससे किसमें बदलेगा, तो आप बोलोगे +7 से +2 में बदलेगा। सल्फर का पूछेगा तो आप बोलोगे +4 से +6 में बदलेगा। तो ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, पर अभी फिजिकल में क्या पूछा जाएगा वो अपन बात करेंगे। पहले आप देखो इसका मतलब, आप कह रहे हो, मैं आपको वापस ही थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। आप देखो, ये रहा सल्फाइड किसमें ऑक्सीकृत होगा बेटा? सल्फेट में होगा। नाइट्राइट होगा तो किसमें ऑक्सीकृत होगा? नाइट्रेट में। आर्सेनाइट होगा तो किसमें? आर्सेनेट में। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हैं कि सर देख लो, आप देख लो। ठीक है, देखो आप 2 मिनट। सर ये जो हाँ, सेकंड में क्या है, माइनस है क्या? कहाँ सी पर? का सेकंड। HCOO-, हाँ, फॉर्मेट आयन है ना बेटा, फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन। सर इनके प्रोडक्ट आयन से बनेंगे या कुछ और बनेगा प्रोडक्ट? हाँ, मतलब आयन के, आपको जो मतलब होगा वो आयन से ही होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, आयन ही होंगी बेटा। देखते जाओ आप, देखते जाओ। मैं देखो आप ध्यान से, मैं स्क्रॉल भी करता हूँ, सब ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ। आप सबसे पहले है ना ये देखो, ये किसमें चेंज हो रहा है? देखो देखो, ध्यान से देखो बेटा, और थोड़ा सा चाहो तो एक बार नोट करो, तभी ये चीज आपको आज समझ में आएगी। ठीक है, मैं भी 2 मिनट का, मेरे को एक क्या जरूरी मैसेज करना था बेटा, वो 2 मिनट का समय दो। आप ये देखते जाओ बेटा। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हम्म
सर थोड़ा और नीचे करो ना। हम्म। थोड़ा और नीचे। बेटा एक मिनट सर इन लोग का नाम पढ़ के बताओ ना सर एक बार। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं पढ़ दूं क्या? पढ़ना बहन। सी वाले का बस पढ़, सी वाले में का पढ़ना ना। S2C2O4 ऐसा नहीं, नाम जनरल नेम पूछ रही, जैसे फॉर्मिक आयन, फॉर्मिक एसिड, ऐसा। हाइड्रोजन ऑक्सीलेट होगा ना? लास्ट वाले का। चलो देखा बेटा आप लोगों ने? हाँ, अब ध्यान देना बेटा, और देखो आप। अब थोड़ा जवाब देना बेटा। अगर K2Cr2O7 इसकी रिएक्शन अगर फॉर्मिक एसिड से, इसमें मीडियम देने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये अपने आप ही क्या है, H+ है, एसिडिक मीडियम है। बोलो बेटा। तो K2Cr2O7 किसमें चेंज होगा बेटा? पहले मेरे को ये बताओ। ऊपर ये भी मैंने लिखा था, ये हमेशा रिडॉक्स में किसमें चेंज होता है? Cr+3 में। ये किसमें चेंज होगा बेटा? CO2 में। आ रही है बात समझ में? यस सर। ऐसे आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। फिर और देखो आप, और देखो, अगर आपके पास ये है K2Cr2O7 प्लस, ठीक है। मान लो आपको Sn+2 दे रखा है और एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो Sn+2 को किसमें ऑक्सीकृत करोगे बेटा आप? Sn+4 में। और जो ये वाला क्रोमियम होगा एसिडिक मीडियम में, किसमें चेंज होगा? क्रोमियम+3 में। तो ये अपने आप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्रोमियम+3 में। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है। 5 नंबर देखो बेटा, जैसे ये है KMnO4, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं। KMnO4 की रिएक्शन H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो बेटा ये अपने आप ही कौन सा मीडियम हो गया? एसिडिक मीडियम हो गया, देने की जरूरत नहीं होगी इसको। तो बेटा ये कार्बन वाला तो किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा? CO2 में। और ये वाला किसमें चेंज होगा? Mn+2। Mn+2 में। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा, 6th और 7th का सम मिला के, 6th और 7th, उसके बाद ये देखो आप 6th, अगर आपको दे रखा है KMnO4 Fe+2 H+, आपको दे रखा है KMnO4 C2O4 -2 H+, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आपको दे रखा है KMnO4 FeC2O4। अब ध्यान से समझना बेटा, आप बिल्कुल ढंग से समझना आप। देखो फेरस वाला भाग तो किसमें ऑक्सीकृत होगा? फेरिक में। ये जो KMnO4 वाला भाग है ये किसमें होगा? Mn+2 में। ये ऑक्जेलेट वाला किसमें? CO2 में। और ये वाला किसमें? Mn+2 में। पहले मेरे को बताओ, ये दो एग्जैक्टली अपन पढ़ भी चुके थे, ये दो आपको आ गए समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, ये वाला इसको बोलते हैं, इसका नाम भी याद रखेंगे आप, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, फेरस आयन भी है और C2O4-2 भी है। तो बेटा क्या होगा, इसका फेरस वाला भाग भी किसमें ऑक्सीकृत होगा? फेरिक में। और ये वाला भाग भी ऑक्सीकृत होगा किसमें? CO2 में। तो ये इसमें ये दो ऑक्सीकरण होंगे बेटा। और ये तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 तो किसमें चेंज होगा? Mn+2 में। बेटा आप समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। ठीक है, क्योंकि इसमें फेरस भी है और ऑक्जेलेट भी है, तो फेरस वाला तो किसमें ऑक्सीकृत हो गया? फेरिक में। और ऑक्जेलेट वाला किसमें ऑक्सीकृत हो गया? CO2 में। बेटा समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है। और देखो बेटा, इसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा एक ये स्पेशल बोलते हैं अपन, होता है, इसको नाम देते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। हेलो शॉर्ट में। सर, हाँ बेटा बोलो, ऑक्सीलेट लिखा है, क्या कह रहे हो बेटा? ऑक्सीलेट लिखे हाँ सर, ऑक्सीलेट लिखे हो ना? बेटा मेरे को आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दी, वापस रिपीट करें एक बार। सर मैं बोल रही हूँ जो आप फेरस ऑक्सीलेट लिखे हो ना, हाँ उसमें उसका फॉर्मूला क्या है, एक बार बोल दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। C2O4 क्या है? -2 है कि +2 है वो? -2 है ना बेटा ऑक्सीलेट आयन, तो ओके सर। ऑक्सीलेट आयन C2O4-2 होता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। फेरस अमोनियम सर सल्फेट, थैंक यू। ठीक है। इसका एक और फेमस नाम होता है मोहर सॉल्ट, मोहर लवण, ठीक है, मोहर लवण। बेटा इसका फॉर्मूला भी याद करना है आपको, ये होता है FeSO4 पॉइंट NH4 वोल्ट वाइज SO4.6H2। तो बेटा आपको क्वेश्चन में केवल मोहर लवण दे रखा होगा। अब ध्यान देना, मोहर लवण हमेशा किसमें बदलेगा? जो इसका और कोई चेंज नहीं होगा। फेरस वाला भाग किसमें ऑक्सीकृत होगा? फेरिक वाली भाग में ऑक्सीकृत होगा। तो एक तो ये चीज, ठीक है। अब मान लो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लो ये क्वेश्चन में ये दे रखा है KMnO4 प्लस, लिखा हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट लिखा हुआ है MS, एसिडिक मीडियम दे रखा है। बेटा अब आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे बेटा? जो फेरस वाला भाग है उसको किसमें ऑक्सीकृत करोगे? फेरिक में। और जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में किसमें अपचयित होगा? Mn+2 में। Mn+2 में। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, बोलो। यस सर। सर सल्फेट और नहीं चेंज होगा? नहीं, और कोई चेंज नहीं, SO4। केवल फेरस वाला। भाई ये मैं आपको बता दूं बेटा, अभी जो आपने बात पूछी है इससे मैं बता दूं, भाई सल्फेट में तो सल्फर +6 में फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं इसका। अगर नाइट्रेट है हाँ कहीं सर। NO3- तो ये +5 में, तो इसका भी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसलिए सल्फेट हो नाइट्रेट हो ये कभी आगे बदलते ही नहीं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो ध्यान देना बेटा। इसके अलावा क्या है, आपको एक और याद रखना पड़ेगा स्पेशल केस में,
देखो जो H2O2 है ये दोनों की बात व्यवहार करेगा। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो -1 से 0, तब ये O2 में बदलेगा। अगर रिएक्शन के अंदर इसका अपचयन होगा तो ये किस में बदलेगा? H2O में -2 में। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है याद करने का, पर क्या करें, ये है। पर ऐसे टिपिकल बात नहीं है, ये तो आसान सी बात है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो आपको दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है KMnO4 प्लस H2O2, ये H+। बेटा आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, मुझे पता है कि KMnO4 +7 से किस में चेंज होता है बेटा? Mn+2 में। तो आप बताओ इसका क्या हो रहा है? अपचयन। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ? यहाँ KMnO4 का क्या हो रहा है? अपचयन। तो फिर H2O2 का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा 100%। और ऑक्सीकरण से ऊपर देखो क्या प्रोडक्ट बना है? O2। तो H2O2 यहाँ किस में बदलेगा? O2 में। अरे आ रही है बात समझ में? बोलो बेटा O2 क्यों बना है यहाँ, ये बात समझ गए आप? बोलो सर वंस मोर। सर एक बार और बोल। बेटा देखो, हाँ सर। अगर किसी रिएक्शन में ये कंफर्म हो गया कि KMnO4 का तो रिडक्शन ही होना, अपचयन ही होना, तो आप ये बताओ रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? अगर एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन। मानते हो ये बात? भाई ये तो श्योर हो गया Yes. ना कि KMnO4 का अपचयन हो रहा है तो H2O2 का क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा। बोलो। ऑक्सीकरण। ठीक है, और बेहतर देखो, मान लो आपको रिएक्शन में ये दे रखा है और ऐसा भी क्वेश्चन है PbS प्लस H2O2, इसने यहाँ प्रोडक्ट पूछा है और ये दे रखा है इसने यहाँ पर PbSO4 बना रखा है इसने। अब ध्यान देना बेटा, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक। भाई यहाँ सल्फर का -2 से कितना हो रहा है? +6। तो आप बताओ इस PbS का -2 से +6 ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? बोलो बेटा। ऑक्सीकरण है। इसका ऑक्सीकरण है तो H2O2 का क्या होगा बेटा? अब आप बताओ। अपचयन। चयन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? H2O। बोलो बेटा। हाँ सर। तो बेटा ये ऊपर वाले में तो क्या बना था, देखो अब दोनों स्क्रीन पे दिख रही है, क्योंकि इसमें KMnO4 का अपचयन हो रहा था तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ PbS का साथ वाले से डिसाइड होता है, PbS का ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2O2 का क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीकरण का प्रोडक्ट O2 होगा और अपचयन का प्रोडक्ट क्या होगा? H2O। अरे आ रही है बात समझ में? सर बोलो। -2 नहीं आएगा कहते हैं ऊपर, मतलब बोलो बेटा। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर किसी का भी अगर किसी एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक, सर अगर किसी एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक का चयन हो गया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ये ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा आप देखो, ये तो अपन ने तैयारी करी थी कि इससे ये अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखो बेटा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन देखो, ये KMnO4 का एसिडिक मीडियम में तुल्यांकी भार बराबर क्या? तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा इसमें M/2, M/6, M/3, M/5। इस ऑप्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, M/1 दे रखा है। सर डी। हाँ डी बिल्कुल सही है बेटा। अब आप एक चीज ध्यान देना बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में, ऑल एग्जाम्स में,
इतनी सिंपल सी बात ऑल एग्जाम में आया हुआ है। पर क्या होता है, स्टूडेंट कहता है सर इक्विवेलेंट वेट के लिए सर क्वेश्चन अधूरा था, उसने KMnO4 का तो चेंज दे ही नहीं रखा था। बट अब यहीं आके केमिस्ट्री इसलिए टिपिकल हो जाती है कि जो स्टूडेंट ये मान के चलते हैं ना कि सर वो क्वेश्चन अधूरा था, सर ऐसे कोई थोड़ी होता है ये वो। बेटा मैं आपको सीधे बात बता दूं, केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज का भी एक पार्ट है। अब भैया उसने नहीं दिया, हो सकता है अगर वो चेंज दे देता तो आसान हो जाता, पर उसने नहीं दिया। मुझे याद होना चाहिए था इस सॉल्यूशन के अंदर कि जो KMnO4 का MnO4 माइनस पार्ट है वो एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, Mn+2 में। M2 तो जब +7 से +2 में चेंज होगा तो कितने का चेंज होगा, 5 का। अगर मैं ये चेंज वाली रिएक्शन दे देता तो सभी बता देते, पर अभी मुझे पता है कि भाई इसने तो बस क्या बोल दिया, एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम बोल दिया तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। अरे समझ गए मेरी बात, बोलो बेटा। यस सर। हेलो सर। आ रही है बात समझ में? हेलो सर, ये बेसिक मीडियम में कैसे होता है? हाँ, बेसिक मीडियम में M/3 हो जाता, ठीक है। सर वो ऊपर सॉल्यूशन चेंज बताइए ना, है बेटा। अब सॉल्यूशन बताइए। बेटा देख, बेसिक मीडियम में ये है, ये रहा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में +7 से क्या हो जाता, +4 हो जाता। तो कितना हो जाता है इसका इक्विवेलेंट वेट, M/3 हो जाता। इस वाले में +7 से कितना हो जाता, +6, तो ये कितना हो जाता, M/1 हो जाता। इस वाले में +7 से +2 हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, M/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए बात? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब देखो इसमें जो मैं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही ले अपन। तो K2Cr2O7 is titrated with FAS in acidic medium. The equivalent weight of K2Cr2O7 is, यदि K2Cr2O7 व FAS के मध्य अम्लीय माध्यम में अनुमापन किया जाता है तो K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार बराबर क्या। अब ऑप्शन दे रखे हैं बेटा इसमें, M/3, M/6, M/10, M/2। ठीक है, फिर ये है बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सभी ऑल एग्जाम में, ठीक है, इवन नीट में भी आया हुआ है। ठीक, तो बेटा आपको क्या याद होना चाहिए इसके अंदर कि भाई Cr2O7-2 का तो एक ही चेंज होता है बेटा, वो किसमें चेंज होता है, क्रोमियम +3 में। बेटा ये कहाँ पर मैंने ये यहाँ लिखाया था, देखो यहाँ, ये पेज नंबर 2 पे था। हाँ ये रहा, देखो एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज था। बेटा ये याद करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ ये चीज यूं नहीं है कि आप कहो कि सर हमें कैसे। भैया आपको मेरे को तभी पता चल रहा है, मैं को भी बुक में लिखा हुआ है इसलिए मेरे को भी तभी पता है ये कि डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम +3 में चेंज होगा, इसका एक ही कारण है, मैंने याद किया है यही। और आपको भी एग्जाम देना है, आपको भी ये याद करना है, इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है बेटा। तो ये किसमें चेंज होगा, +6 से किसमें चेंज होगा, +3 में। हाँ, अब अगर आप गलती करते हैं तो ये चांस है कि M/3 कर सकते हैं आप, लेकिन इस कंपाउंड में 2 क्रोमियम है तो ये आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, M/6। तो इसका रिजल्ट आएगा बी। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में, बोलो। यस सर।
सर बेसिक मीडियम में पूछता तो 0 करते हैं कि कुछ और करते हैं? नहीं, 2 होता है, लेकिन वो अभी इसकी मोल अभिधारणा में बताऊंगा मैं आपको, मोल कंसेप्ट में, तब केवल आयन की तरह ट्रीट करते हैं। इन्होंने यहाँ क्वेश्चन ये पूछा कि सर -2 से CrO4 -2, भाई जब रिडॉक्स चेंज नहीं होता है ना तो केवल चार्ज देखते हैं, तब इसका भी इक्विवेलेंट वेट m/2 आता, इसका भी m/2 आता। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि अभी अपन केवल रिडॉक्स के तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं, वो मोल में पढ़ेंगे अपन, ये मोल की बात है। यस सर। ठीक है, हाँ। तो बेटा एक तो ये हो गया। अब ध्यान देना, अब न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसको लिखते हैं अपन अनुमापन पर न्यूमेरिकल्स। देखो क्या होगा, कंसेप्ट क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ, और कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी बेटा, ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की अभिक्रिया हुई, कुछ प्रोडक्ट बने, जो भी प्रोडक्ट बने अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, फॉर्मूला क्या लगाओगे मैं बताता हूँ। आप लगाओगे, ये फॉर्मूला लगेगा आपका ग्राम तुल्यांक। ठीक है, अभी मैं सारी बात ढंग से समझाऊंगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है बेटा, मैं अब पहले क्लियर कर दूं, ये जो होता है ग्राम ई, इसको लिखते हैं अपन ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा कोई भी स्टूडेंट इधर उधर मत होना बेटा, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, इसको केवल इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है बेटा इसका नाम, ग्राम तुल्यांक। मैं क्लियर कर दूं बेटा, आगे जितनी भी फिजिकल काम में आएगी मैं ग्राम ई ही लिखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, या केवल तुल्यांक भी होता है, केवल तुल्यांक भी होता है। अच्छा, ग्राम ई बेटा आप है ना, सबसे पहले चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो बेटा, एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, अब आगे जो भी चैप्टर पढ़ने हैं उसमें जहां भी मैं ग्राम ई बोलूंगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक, इसका मतलब हिंदी में होगा ग्राम तुल्यांक। ठीक है, और बेटा ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद कर लेने। ग्राम तुल्यांक के 3 फॉर्मूले अपन हमेशा काम में लेंगे। एक तो होगा ग्राम बटे में, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, एक फॉर्मूला होगा मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, एक फॉर्मूला होगा n इंटू VML बटे में 1000। बेटा ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलग अलग चैप्टर में जो बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो सुन ले ध्यान से कि आपको ये फॉर्मूले काम में लेने हैं। मैं वापस लिखूंगा बेटा, और अगर मैं वापस लिख रहा हूं तो ये बहुत मीनिंगफुल है कि सर वापस क्यों लिख रहे हैं। देखो ग्राम तुल्यांक का, अगर क्वेश्चन ग्राम से संबंधित है, अगर क्वेश्चन ग्राम से संबंधित है, अभी लिखता हूँ, लिखता हूँ बेटा, लिखता हूँ, अगर क्वेश्चन ग्राम से संबंधित है, वेट बेटा 2 मिनट, थोड़ा अटक गया। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। अभी बेटा होगा नहीं है, अभी ये क्या है, काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट सर थर्ड वाले फॉर्मूले में वो n क्या है? सर n मतलब नॉर्मलता था ना,
बेटा ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। स्क्रीन शेयरिंग एग्जैक्टली स्टॉप हो गई है। मैं एक बार देखता हूँ क्या हो गया है इसके अंदर। यस ठीक है, सर। और हो सकता है मैं 1-2 मिनट के लिए लेफ्ट हो जाऊं, क्योंकि नहीं तो ये क्या है, डिलीट हो जाता है लिखा हुआ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। हाँ बेटा, आपको दिखाई दे रहा है अभी ये स्क्रीन पे? यस सर। ये ग्राम तुल्यांक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब बेटा इसके बाद जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो दिख नहीं रहा, मैं वापस लिखता हूँ। हाँ बेटा, आप ध्यान देना। देखो ग्राम तुल्यांक के बेटा, आप है ना बिल्कुल इसको है ना सीरियसली लेना। आप सुने मेरी बात ध्यान से। ग्राम तुल्यांक के कंसेप्ट से मैं आगे आने वाले चैप्टर में, चाहे वो आपके पास विद्युत रसायन है, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मोल कंसेप्ट है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके। हालांकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा साथ साथ सारे फॉर्मूले बताता हूँ, पर जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही रहेगा बेटा। आप ध्यान दो, ग्राम तुल्यांक के 3 फॉर्मूले काम में लेने। ये फॉर्मूला आएगा ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, 1 नंबर फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला आएगा मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, ये 2 नंबर फॉर्मूला। 3 नंबर फॉर्मूला जो अपन यूज में लेंगे एन और VML। V के पैरों में ml मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको यूनिट पता रहे कि यहाँ वॉल्यूम ml में लेना है, अपॉन 1000। ये 3 नंबर 3 फॉर्मूले आ गए। आपको टोटल ये 3 फॉर्मूले यूज में लेने। बेटा अगर क्वेश्चन क्या है, ग्राम से संबंधित होगा तो पहला नंबर ले लो, क्वेश्चन मोल से संबंधित है तो दूसरा नंबर, आयतन से संबंधित है, वॉल्यूम से संबंधित है तो 3 नंबर फॉर्मूला ले लो। अपने को ये पता ही है कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसके साथ में यहाँ ये भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलरता इनटू वैलेंस फैक्टर। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। ठीक है, Yes. अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा बेटा, किसी ने अगर ध्यान से मेरी बात को सुना है तो ग्राम तुल्यांक का पहला नंबर फॉर्मूला था ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, याद करने की कोशिश करो बेटा। 2 नंबर फॉर्मूला था मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। 3 नंबर फॉर्मूला था एन इनटू
VmL बटे में 1000। तो ये 3 फॉर्मूले काम में आएंगे बेटा। अपनी कॉपी में आपके पास आसपास कॉपी है तो उसको लिखो, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, n इनटू VmL अपॉन 1000। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मलिटी होती है वो क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेटा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, और मैं शॉर्ट ट्रिक ही मान लो आप उसको कितने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान देना, 1 मोल फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में कितने मोल KMnO4 को अपचयित करेगा, अपचयित करेगा। इंग्लिश में लिख देता हूँ, हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 are reduced by 1 mole ferrous sulfate in acidic medium। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आप किसी और स्टूडेंट से, मतलब आसान नहीं है ये क्वेश्चन बच्चों के लिए सॉल्व करना, ठीक है, पर अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो मैं ये कह रहा हूँ ये वो क्वेश्चन का पार्ट है। देखो इस चैप्टर में सही मायनों में 3 चीज, स्पेशल केस, एक तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के थे, औसत ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, वो वाले केस, फिर उसके बाद बैलेंसिंग जो मैंने कल बताई थी आपको, और तीसरा ये रिडॉक्स अनुमापन कहलाता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। और आप मानोगे कि भी हाँ सर है तो थोड़ी सी बात, तो देखो सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट के लिए रिएक्शन को कंप्लीट करना। बेटा आधे स्टूडेंट तो ये रिएक्शन ही, कि सर रिएक्शन ही नहीं दे रखी थी। तो अब अपन ने सीखा यही था बेटा। अब मेरे को ये बताओ, इसका जो फेरस वाला भाग है वो किस में बदलेगा, ये बताओ बेटा। Fe+3 में, फेरिक में। अच्छा एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 किस में बदलेगा, ये बताओ। N+2 में। आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये काम ही नहीं कर पाते, तो आगे तो कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ 1 मोल दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है बेटा, आपको पूछा है KMnO4 के कितने मोल, मोल मात्रा पूछी है। बेटा कंसेप्ट क्या लगता है वो सुनना, मैं यही सिखाने की, ये पूरे केमिस्ट्री में लगता है ये कंसेप्ट। जिन 2 की बात हो रही है ना, इसमें रिएक्शन बैलेंस भी नहीं करनी पड़ती। ग्राम तुल्यांक की खास बात ही होती है, आप क्या करो, ग्राम तुल्यांक KMnO4 का एंड ग्राम तुल्यांक किसका, FeSO4 का, जिन 2 की बात है उनके बराबर कर दो। बेटा दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिए। ग्राम तुल्यांक का मैंने अभी याद किया था, मोल से संबंधित फॉर्मूला था मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। यहाँ भी मोल की बात चल रही है इसलिए यहाँ भी फॉर्मूला क्या लिख दिया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल मात्रा इसकी पूछी है बेटा, इसकी मैंने x मान ली, x, तो ये x लिख दिया। वैलेंस फैक्टर की मैंने जगह छोड़ दी। फेरस सल्फेट के 1 मोल दे रखे, 1 लिख दिया, वैलेंस फैक्टर की जगह छोड़ दी। अब मेरा काम एक ही रह गया बेटा, वैलेंस फैक्टर निकालना।
देखो ये तो +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो कितना वैलेंस फैक्टर आ गया? 5 आ गया। बेटा KMnO4 का वैलेंस फैक्टर 5 क्यों आया, ये बात समझ गए आप? सर 5 का डिफरेंस हुआ ना। हाँ 5 का डिफरेंस है इसलिए 5 आ गया। अच्छा, इस वाले में फेरस Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो रहा है, तो कितने का चेंज है बेटा? 1 का। यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। तो x इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/5 मोल, और आपको DPP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा मिलेगा भी। आप पर मेरी, जैसा मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इन एसिडिक मीडियम हाउ मेनी मोल्स of Na2SO3 are oxidized by 2 moles of K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। दो मोल K2Cr2O7 द्वारा Na2SO3 के कितने मोल ऑक्सीकृत होंगे? बेटा ये प्रश्न। अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला काम क्या होगा बेटा? रिएक्शन कंप्लीट करना। आप बताएंगे बेटा, कोशिश करना आप K2Cr2O7 की रिएक्शन करा रहे हैं पर Na2SO3 से एसिडिक मीडियम में। सबसे पहला जो सबसे आसान काम है, पहले मेरे को ये बताओ क्रोमियम किस में चेंज होगा? क्रोमियम। क्रोमियम +3 में। बोलो। अच्छा, यस सर। सल्फाइड मैंने आपको बताया था, सल्फाइड किस में ऑक्सीकृत होगा बेटा? SO4 - 2 में। अब एक काम करते हैं, देखो +4 से +6, इसका वैलेंस फैक्टर तो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो ठीक है, पर आप ध्यान रखना ये प्लस सर इंटू 2। अरे इस वाले में थोड़ी होगा बेटा, सल्फर तो एक ही है ना इसमें। हाँ +6 से +3, इसमें 3 का चेंज है, तो वैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 3 × 2 वैलेंस फैक्टर 6 आ गया। पहले बताओ दोनों के वैलेंस फैक्टर आ गए समझ में? अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, आपको क्वेश्चन में इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसके मोल पूछे गए। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन में क्या किया वो ध्यान देना। मैंने कहा इसके ग्राम तुल्यांक और इसके ग्राम तुल्यांक में क्या कर देता हूँ? बराबर। ग्राम तुल्यांक क्योंकि ये मोल से संबंधित है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, यहाँ भी फॉर्मूला मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल 2 दे रखे हैं, वैलेंस फैक्टर 6 आ गया। मोल पूछे हैं x, वैलेंस फैक्टर 2 आ गया। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6 मोल आंसर आ गया। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया, दोनों के ग्राम, जिन दो की बात कर रहा था उन दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर करके मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। समझ रहे हो बेटा बात? यस हाँ, और देखो बेटा, और सर एक बेसिक मीडिया में बताओ ना। आएगा बेटा, आएगा। प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। बेसिक मीडियम में जो ये ऑक्सीकृत करेंगे ना, I- को I2 में नहीं, IO3- में चेंज करेंगे, इसलिए उसका थोड़ा अलग क्वेश्चन बनेगा। अभी अपन बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप बेसिक्स पे ध्यान दो। 3 नंबर इसने ये दे रखा, ध्यान दे रखा, इसने ये दे रखा कैलकुलेट ग्राम ऑफ KMnO4
अणु भार इसने दे रखा है 158, which is reduced by 4 moles of FeSO4 in acidic medium. KMnO4 अणु भार 158 की वह ग्राम मात्रा याद करो जो 4 मोल FeSO4 से एसिडिक मीडियम में अपचयित होती है। सॉरी लिखता हूँ प्रॉपर, ये इसमें क्या है। देखो अब इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देखना, आप ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। और ये सोचना कि आप बहुत बेसिक सी बात समझ रहे हो। पहला काम रिएक्शन कंप्लीट करना, KMnO4 प्लस FeSO4 कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। मुझे बताओ फेरस किस में ऑक्सीकृत होगा, फेरिक में। मैग्नीज +7 से किस में बदलेगा बेटा, Mn+2 +2 में, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पूछा है इसकी ग्राम मात्रा कि कितने ग्राम होंगे। यहाँ इसके कितने दे रखे हैं, 4 मोल। बेटा आप है ना ध्यान से समझना, मैंने प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या किया, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिए, इसके इक्वल टू इसके ग्राम, जिन दो की बात कर रहे हैं। पर मेरे को पता है कि भाई मोल लगाने का मतलब नहीं है। अब मैंने ग्राम तुल्यांक के बेटा मैंने यहाँ लिखाए थे, वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला था ग्राम बटे में तुल्यांक की बार, एक फॉर्मूला था मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, एक फॉर्मूला था N इंटू VML बटे में 1000। अब मेरे को सुटेबल कौन सा लगा कि भाई जब ग्राम मात्रा पूछ रहा है तो मैं यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दूं, ग्राम बटे में तुल्यांक की बार। और यहाँ मोल का जिक्र है तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दिया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। आप बेटा किसी और बुक में या कहीं और देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े तरीके से ये प्रश्न किया हुआ है, अलग से बैलेंसिंग कर रखी है, फिर पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट लगा रखा है। आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो करने लायक ही नहीं है भैया, पर आप देखो बहुत आसान तरीके से। अब ग्राम मात्रा आपसे पूछी गई है, x ले लिया, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणु भार बटे में वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर अपन शुरू से देखते आ रहे, 5 हो गया। मोल मात्रा मेरे पास 4 आ गई, +2 से +3 में परिवर्तन है तो वैलेंस फैक्टर 1 आ गया। बेटा बस इतना सा एक स्टेप के अंदर सॉल्व हो गया, ये एक स्टेप के अंदर ये सॉल्व हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर इस क्वेश्चन को एक बार और बताइए ना। बेटा देख, रिएक्शन मैंने बता दी, ठीक है, रिएक्शन वाला काम हो गया मेरा, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या है, मैंने कहा जिन दो की बात कर रहा है, इसकी ग्राम मात्रा की बात कर रहा है और इसके मोल की बात कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ग्राम तुल्यांक का वो फॉर्मूला लगाया जिसमें ग्राम आता है। तो बेटा ये रहा, ये देखो, ये पहला नंबर फॉर्मूला लगाया। इसमें वो फॉर्मूला लगाया जिसमें मोल आता है। अब मैं अगला प्रश्न लूंगा, अब खुद सोचना, अगर अगले प्रश्न में कहीं आयतन की बात कर दूं तो मैं आयतन वाला ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना बेटा। आप समझ रहे हो, फॉर्मूले का सिलेक्शन पहचान पा रहे हो आप? बोलो बेटा, बोलो बेटा सभी स्टूडेंट। यस ठीक है, देखो ये थोड़ा सा तो टिपिकल है, लेकिन आप इधर उधर नहीं हो, प्रश्न तो ऐसे ही। और मैं जो बता रहा हूँ आपको लिटरली सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। और देखो बेटा, आप और देखो क्वेश्चन, ठीक है, बात अपन अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन हो गए थे 3 के बाद 4 नंबर देखो,
calculate the moles of K2Cr2O7 which are reduced by 0.2 m 100 ml salt acidic medium। हिंदी में लिख देता हूँ। K2Cr2O7 की वह मूल मात्रा ज्ञात कीजिए जो 0.2 m 100 ml मोहर लवण द्वारा अम्लीय माध्यम में अपचयित होती है। बेटा अब है ना, आप समझना ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आप। देखो सबसे पहला काम तो रिएक्शन कंप्लीट करना। K2Cr2O7 प्लस मैंने लिखा यहाँ पर मोहर सॉल्ट, मतलब FAS होता है बेटा, FAS MS लिखते हैं। और सही मायनों में इसमें देखने वाली बात केवल फेरस है अम्लीय माध्यम में। अब आप मेरे को ये बताओ, जो फेरस वाला भाग है, ठीक है, फेरस वाला भाग, ठीक है, वो किसमें ऑक्सीकृत होगा? मेरे को ये जवाब दो बेटा। Fe+3 में। Fe+3। और ये क्रोमियम वाला भाग किसमें चेंज होगा? Cr+3। क्रोमियम प्लस 3 में। क्रोमियम प्लस 3 में। क्रोमियम प्लस 3 में। अब ध्यान देना बेटा, K2Cr2O7 की तो मोल मात्रा पूछी गई है, मैंने इसके नीचे लिख दिया मोल पूछा गया। यहाँ जो इसका दे रखा है 0.2 m और कितना दे रखा है 100 ml। बेटा आप सुनना, आप ध्यान से, अब है आपके समझने की बात। मैंने क्या किया, जिन दो की बात कर रहा था उन दो के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिए, इसके और इसके। बेटा सभी स्टूडेंट बिल्कुल इधर उधर नहीं हो, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा ग्राम तुल्यांक के मेरे पास 3 फॉर्मूले थे। एक तो था ग्राम बटे में तुल्यांक की बार, एक फॉर्मूला था मेरे पास मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, एक फॉर्मूला मेरे पास था n इंटू VML बटे में 1000। अब आप सुनना बेटा मेरी बात, पहले ये बताओ, इधर तो ये बात कर रहा है मोल की, इधर मोल की बात कर रहा है, तो मैं इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? K2Cr, सर मोल इनटू बैलेंस फैक्टर वाला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इधर ये आयतन की बात कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? NVML VML बटे 1000। बेटा इसको शॉर्ट ट्रिक ही मान के चलो आप, अदरवाइज तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो वो है जो एग्जाम में जब आता है 95% स्टूडेंट करके ही नहीं आते हैं कि यार ये तो हमने देखा था, ऐसा तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ही। और आपको मैं बता रहा हूँ सीरियसली, एक स्टेप में पूरा होगा और इम्पोर्टेंट भी है। अब मोल मात्रा पूछिए, मैंने x लिख दिया। बैलेंस फैक्टर बेटा तो धीरे धीरे देखो याद ही होने लग गया, +6 से +3 6 हो गया। नॉर्मलता क्या होती है बेटा? मोलरता इंटू बैलेंस फैक्टर। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ नॉर्मलता का मान। 0.2 तो मोलरता थी, फिर 0.2 में गुणा करी है बेटा मैंने कितने की, इसका बैलेंस फैक्टर +2 से +3, बाई चांस एक ही आ रहा है, ये तो आ गया एक की गुणा करने से, ये तो इसकी नॉर्मलता आ गई। आयतन लिया मैंने 100, ये 100 बटे में कितना आ गया 1000। तो बेटा ये पूरा सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अरे आपको आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसी में क्या है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थोड़ा अब आप समझने लग गए हैं बेटा, ध्यान देना।
ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास था 4 के बाद 5 नंबर देखिए बेटा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 which is required oxidize 0.2 m 500 ml H2C2O4 KMnO4 का 0.4 m का आयतन ml में ज्ञात करो जो कि 0.2 m 500 ml ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर सके। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सर 100 ml देखते हैं बेटा, देखते हैं ठीक है। अब ध्यान देना बेटा सभी, तो सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन कंप्लीट करना। पहले मेरे को ये बताओ, क्या इसमें मीडियम देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, H+ ही होगा ना। हाँ, मीडियम इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये इसका मतलब H+ है। ये वाला पूरा भाग किसमें ऑक्सीकृत होता है बेटा? अभी मैंने याद कराया था, कार्बन वाला किसमें ऑक्सीकृत होता है? CO2 में। CO2 में। और ये एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होगा बेटा? Mn+। ठीक है, अच्छा। अब ध्यान देना बेटा, ये दे रखा है 0.4 m दे रखा है और आयतन ml में पूछा है। ये आपको 0.2 m दे रखा है और ये 500 ml दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिया। बेटा अब एक खास बात है, इधर भी आयतन की बात है, इधर भी आयतन की बात है और इधर भी, दोनों में आयतन की बात है ना, तो ग्राम तुल्यांक का ये फॉर्मूला सूटेबल था आयतन के हिसाब से, n × VmL बटा 1000। तो मैंने इस वाले का फॉर्मूला भी यही लिखा, n × VmL बटे में 1000। इस वाले का फॉर्मूला भी लिखा n × VmL बटे में 1000। तो बेटा ये 1000 और 1000 तो कैंसिल आउट होगा, तो ये फॉर्मूला रह गया मेरे पास n × VmL, ये फॉर्मूला भी n × VmL। मुझे पता है कि जो नॉर्मलता होती है वो मोलरता इंटू वैलेंस फैक्टर होती है। तो बेटा नॉर्मलता की वैल्यू देखो 0.4 इंटू वैलेंस फैक्टर। पहले मेरे को बताओ KMnO4 का वैलेंस फैक्टर बोलो बेटा। 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। सर और आयतन इसने पूछा है, मैंने आयतन का मान यहाँ छोड़ दिया। फिर अगले वाले में नॉर्मल था 0.2 इंटू, बेटा ये मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी है वैलेंस फैक्टर के लिए, और आयतन इसने 500 दे रखा है। बेटा अब मेरा काम सिर्फ H2C2O4 का क्या निकालना है, मेरे को इसका निकालना है वैलेंस फैक्टर। बेटा +3 से कितना हुआ, +4 कार्बन। तो एक का परिवर्तन है, लेकिन 2 कार्बन के लिए 2 का परिवर्तन। तो बेटा आप ये भी देख लो, H2C2O4 से जब CO2 में चेंज होगा तो +3 से +4 में चेंज होगा, एक का चेंज, लेकिन 2 कार्बन के कारण वैलेंस फैक्टर 1 × 2, वैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा। तो ये वाला 2 कैसे आया, ये बात समझ गए आप? ठीक है, यस सर। तो बेटा अभी शायद किसी स्टूडेंट ने कहा था, तो उसने सही निकाला, इसका सॉल्यूशन भी 100 ml आ जाएगा रिजल्ट। 0.4 और 0.4 तो ये कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, इसका आंसर 100 ml आ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है,
बेटा ये है ना थोड़ा सा आज का Yes, sir. टफ वाला पार्ट था आज का न्यूमेरिकल। अभी एक न्यूमेरिकल और करेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला मैं, लेकिन उससे पहले बेटा कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराए। देखो अगर कल जो मैंने बोला था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स अनुमापन, तो बेटा आप लोग है ना बिल्कुल नहीं घबराए। आप धीरे धीरे क्या है पढ़ेंगे कि KMnO4 के तीनों परिवर्तन पढ़ेंगे। K2Cr2O7 का एक परिवर्तन है, ये ऑक्सीकृत कर देते हैं अस वाले को, सारे अस वाले को इक में, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, प्लम्बस को प्लम्बिक में, ऑरस को ऑरिक में, क्यूप्रस को क्यूप्रिक में, मर्क्यूरस को मर्क्यूरिक में। फिर ये होता है Cl- को Cl2 में, I- को I2 में, S-2 को S में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और ये कार्बन वाले हैं इनको CO2 में। फिर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैंने आपका एक प्लॉट तैयार किया। या ये कहें ऐसा नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक में भी कि KMnO4 सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीकृत करता है, तो जो नए उत्पाद बनते हैं उसमें सल्फर का और मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंग बताए। तो सीधे सीधे अगर आपने ये याद किया है तो डी ब्लॉक की KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगी बेटा आपकी, ठीक है। फिर ये है, ठीक है। फिर इसी में अपन ने कहा कि जब रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी बेटा, सॉरी जब न्यूमेरिकल्स करने होंगे आपको, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांक का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, जिन दो की बात कर रहा है उन दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर लेने। ग्राम तुल्यांक का ये फॉर्मूला लगाना है जो सूटेबल है, ग्राम मात्रा में ये, मोल में ये, और आयतन में ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लगाने से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पर अपन ने 4-5 क्वेश्चन ले लिए, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, नीट, मेंस और एडवांस सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नीट, मेंस और एडवांस सभी में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट oxidized by 1 mole KMnO4 in acidic medium। हिंदी में भी लिख देता हूँ, FeC2O4 के कितने मोल KMnO4 के 1 मोल द्वारा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीकृत होंगे, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। बेटा सॉल्यूशन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो KMnO4 प्लस FeC2O4 एसिडिक मीडियम। बेटा अब मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ जो फेरस वाला भाग है, देखो यहाँ जनरली स्टूडेंट केवल इतना करके छोड़ देते हैं Fe+3, पर ऑक्सलेट वाला भाग भी ऑक्सीकृत होगा ना, किसमें ऑक्सीकृत होगा बेटा, CO2 में। और ये वाला तो ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये किसमें अपचयित होगा, Mn+2 में। अब बेटा ये दे रखा है हाउ मेनी मोल्स, ये दे रखा है 1 मोल, ये आपसे पूछे गए मोल, मैंने क्या किया, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दिए। अब ये समझ में आने लग गया मेरे को कि भाई अगर दोनों तरफ मोल की बात है तो मैं यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल इनटू मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। बेटा यहाँ मोल मात्रा मेरे पास आ गई यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर FeK-4 में 1 मोल आ गया, वैलेंस फैक्टर 5 आ गया, ये X आ गया, वैलेंस फैक्टर। अब बेटा फिर एक समस्या, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में कि सर +2 से +3 हुआ, वैलेंस फैक्टर 1 कर दिया, पर बेटा ये पूरा का पूरा वैलेंस फैक्टर कैसे था वो सुनना ध्यान से। FeC2O4 से Fe+3 + CO2, बेटा ध्यान से देखना, आयरन का तो +2 से +3 हुआ, इसमें जो इंक्रीज आया वो 1 का आया। कार्बन का +3 से +4 हुआ, इसमें जो इंक्रीज आया वो भी 1 का आया, लेकिन 2 कार्बन के लिए 2 का इंक्रीज आया। जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं और वैलेंस फैक्टर 3 आएगा। तो x = सॉल्व करने पे 5/3 आता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी ना तो रिएक्शन कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही ये बता पाते हैं वैलेंस फैक्टर 3 आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आप क्या है कैसे भी करें इसको रिवीजन में देखते जाएं, मेरा मानना है कभी भी आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आप इसको रिवीजन में देखेंगे वापस। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ओके सर। ये कंसेप्ट वही का वही चल रहा है बेटा। है क्या कि फेरस ऑक्सलेट में कोई स्टूडेंट केवल फेरस देख लेता है, कोई केवल CO2 में बदल देता है, जो दोनों कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ नहीं है, जो दोनों में बदलेगा वही सही होगा, ठीक है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, अभी कल भी मेरी ही क्लास रहेगी, ठीक है। कल अपन ये 5, 10, 15 मिनट मैक्सिमम, उसमें क्या है जो भी बेसिक मीडियम वाला पूछा था वो प्लस 1-2 कुछ चीजें होंगी वो, पर अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल ही नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। यस सर। सर कौन सा चैप्टर? बेटा अपन सर केमिकल सर, इक्विलिब्रियम देख- रासायनिक साम में स्टार्ट करेंगे, रासायनिक साम में, ठीक है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, बोले थे इसमें हाँ नहीं, अब बेसिक तो वाला देखो नहीं 12th के बताओगे बोर्ड के क्या? एग्जाम भी आगे हो गए हैं बेटा, मतलब इलेक्ट्रो में थोड़ी बहुत उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो अपन एक प्रॉपर सीक्वेंस ही ले लेते हैं ना। इसकी तो काफी जरूरत थी, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये लेना तो जरूरी था देखो, ठीक है। और थोड़ी बहुत जरूरत अपने को भाई, अब कोई हड़बड़ी तो है नहीं अपने को कि भाई 12th का ही पहले कराएं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो मच बेटर समझ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सर बेसिक वाला कौन सा बेसिक? जैसे आप एसिड मतलब एसिड मीडियम पे बस बताए, तो बेसिक मीडियम पे आप हाँ हाँ वो कल बताऊंगा ना, मैंने कहा ना कल 10-15 मिनट में। हाँ। उसमें रिएक्शन भी लिखानी है मेरे को, I- IO3- में चेंज होगा, 3 फिक्स रिएक्शन है उसकी, ठीक है। तो वो तीनों बतानी भी है KMnO4 की मेरे को, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। हेलो, ओके हाँ तो बेटा लेकिन आज का थोड़ा थैंक सा, यू बाबा हाँ सर। टिपिकल था बेटा, आप इसको है ना पढ़ना पूरा वापस ढंग से, ओके। ओके सर। हाँ पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे, मैं इसकी है ना PDF भेज दूंगा, आपस में सर्कुलेट कर लिया करो या कॉमन उसमें डाल देना, ठीक है। चलो वाह, ठीक है। ओके सर, थैंक यू बाबा, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।